हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमास्टर लोकी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल बायोमास्टर लोकी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है हमारा टॉपिक प्रजनन एवं वृद्धि और ये है हमारा बायोलॉजी के सिलेबस का लास्ट टॉपिक। हमने टोटल 13 एमसीक्यू सेशन में आपका पूरा सिलेबस कवर किया है। अगर आपने पूरे 13 वीडियो, वैसे आज का 13 नंबर का है, 13वां नंबर का है, 12 वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल वो 12 वीडियो जाके देखें। एक एक टॉपिक पर हमने एक एक एमसीक्यूज से हम लोग पूरा सिलेबस कवर किए हैं। ठीक है, तो आज है हमारा लास्ट एमसीक्यू सेशन। इसके बाद हम लोग महा मैराथन सीरीज स्टार्ट करेंगे। कुछ ही दिन बच गए हैं आपके प्रयोगशाला एग्जाम को, 3 अगस्त को होने वाला है। आज है 24 अगस्त, है ना, तो ज्यादा दिन बचे नहीं है। आप लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। कोई भी दिक्कत आ रही है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताओ, बिल्कुल आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कि कोई भी टॉपिक और डाउट लग रहा है तो भी पूछ लो। अगर ऐसा लग रहा है कि सर इस सिलेबस से इस टॉपिक का आपने पढ़ाया नहीं है तो वो कमेंट में बता दो, मैं डेफिनेटली उस पर काम करूंगा। और महा मैराथन में तो हम लोग पूरा सिलेबस का पूरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल लाइव सेशन चलेगा। मैं टाइम अभी डिसाइड नहीं किया हूं किस टाइम पे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि टाइम आपका रात के 8-9 बजे हो, ताकि सब लोग बढ़िया खा पी के लाइव में आ जाए, है ना। या ट्राई करेंगे दिन में ही हो, जैसा भी, लेकिन लाइव सेशन होगा, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। आप लोग जुड़ना और बढ़िया लाइव बातें करेंगे और लाइव पढ़ाई भी करेंगे। वैसे पढ़ाई ही करेंगे, पढ़ाई करते करते बातें करेंगे, पढ़ाई की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्या? प्रजनन एवं वृद्धि। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं, थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है इस एमसीक्यू सीरीज में? एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करा देना। 20 क्वेश्चन से ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर 20 क्वेश्चन, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन में मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत कुछ ही दिन बचे हैं, अब तो आज 24 तारीख हो गया, 3 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो 10 दिन भी नहीं बचे हैं। लेकिन डेफिनेटली इस 10 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ तो कर सकते हो। और कुछ करने के लिए आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, मेगा टेस्ट सीरीज आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। 199 का प्राइस था, लेकिन इस प्राइस को मैंने पहले तो 99 में दिया, और अभी अब क्योंकि आप लोगों की सहायता करनी है, आप लोगों का सपोर्ट करना है करके, इस टेस्ट सीरीज का प्राइस अब सिर्फ 49 रुपए है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है? लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 49 में आपको मिलेगा कैसे? तो पहले तो ये आपको 99 दिखाएगा, लेकिन आपको आगे जब प्रोसीड करोगे तो प्रोमो कोड डालने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको डाल देना है LAB49। ये कैपिटल में ही रहेगा, LAB49। ये आप वहां पर प्रोमो कोड अप्लाई, प्रोमो कोड में जाके डालोगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 49 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर लो। टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट है ना। अभी 8 टेस्ट डल चुके हैं, 9 और 10 डालना बाकी है, तो वो डल जाएगा। ठीक है, 28 तारीख लास्ट डेट था वैसे इसका, यहां पर आप देख भी सकते हैं, है ना। ये देखो 28 तारीख लास्ट डेट है। ठीक, तो ये बात है। चलो अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन का। और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं जो आप देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचालक के अलावा, तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, 6261144902। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करो, आप किसी भी टेस्ट की जानकारी या किसी भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और हर एक पीडीएफ में कहां पर डालता हूं? बायोमास्टर लोकी के टेलीग्राम चैनल में डालता हूं। ठीक है, तो ये आप फटाफट ज्वाइन कर लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखो होता क्या है प्रजनन या वृद्धि? प्रजनन का मतलब होता है, अंग्रेजी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं प्रजनन को। किस नाम से जानते हैं भाई साहब? रिप्रोडक्शन। किस नाम से? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं प्रजनन को। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। रिप्रोडक्शन मतलब फिर से अपने ही समान न्यू ऑर्गेनिज्म या नए जंतुओं को पैदा करना क्या कहलाता है? नए जीवों को पैदा करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। कैसे किया जाता है प्रजनन? आप सभी को पता है ना। बेसिकली एक होता है, देखो 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है भाई साहब?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हट जाना यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है आपको पता है, यहां पर कोई भी युग्मक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। युग्मक मतलब क्या होता है, गैमिट, गैमिट नहीं बनता यहां पर, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट बनता है। गैमिट का मतलब होता है युग्मक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमिट की जरूरत नहीं होती, अकेला ही ऑर्गेनिज्म, सिंगल पेरेंट अपने बच्चे पैदा कर सकता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म या अकेला कोई जीव अपने बच्चे पैदा कर सकता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन यहां पर दो पेरेंट की जरूरत होती है, इन्वॉल्व टू पेरेंट, ठीक है। दो पेरेंट की जरूरत होती है, मेल और फीमेल, ठीक है। यहां पर मेल, दो पेरेंट, एक मेल होना चाहिए और एक कौन होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, ठीक है। ये फीमेल एंड मेल, ये दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई अगर हम इंसानों की बात करें तो इन ह्यूमन में क्या होता है, एक होता है मेल गैमिट और एक होता है फीमेल गैमिट, ठीक है। ह्यूमन में क्या होता है, एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट होता है। तो मेल गैमिट की अगर हम बात करते हैं, मेल गैमिट को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या, शुक्राणु। क्या बोलते हैं हिंदी में, शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। या इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल गैमिट क्या होता है, अंडाणु होता है, अंडाणु, ठीक है। या इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवम। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तब जाकर क्या बनता है, स्पर्म एंड ओवम। ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट या युग्मनज बनता है। क्या बनता है, दो युग्मक जब मिलते हैं तो क्या बनता है भाई साहब, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक है। ये रहा। तो ये रिप्रोडक्शन का एक ओवरऑल बेसिक सा कंसेप्ट जो आपको पता ही है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होता है। अब इन दोनों का जो मिलना है, स्पर्म और ओवम का जो मिलना है, उसे क्या बोलते हैं, यहां पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं इसे निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन इसे हम कहते हैं, ठीक है जी। चलो, तो ये रहा फर्टिलाइजेशन हमारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो गया। अच्छा, एसेक्सुअल की अगर बात करें तो यहां पर तो हमको पता है कि दो ऑर्गेनिज्म या दो पेरेंट, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है। मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता यहाँ पर, अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन होता ही नहीं है, यहाँ पर कोई मेल फीमेल की कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पर एक अकेला ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे पैदा कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अमीबा जो है, अमीबा आपको पता है, इसको अगर पढ़ते हैं हम तो अमीबा बोला जाता है। इसे स्पेलिंग भले अमोइबा जैसा होता है लेकिन इसे अमीबा कहा जाता है। तो अमीबा का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बाय सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के द्वारा ही ये क्या करते हैं, या इसे बाइनरी फिजन भी बोल सकते हैं, है ना, बाइनरी फिजन। यहां पर बाइनरी फिजन ही लिख देते हैं, चलो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। बाइनरी फिजन के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिजन या द्विखंडन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विखंडन, ठीक है। ये तो बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा, बाइनरी फिजन हो गया, और फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर आपका स्पोर फॉर्मेशन, फिर आपका बडिंग हो गया, है ना। तो ये सब अलग अलग क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, है ना। इसे अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं भाई साहब, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन। और सेक्सुअल को क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, ये दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। चलो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं या एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक तो उस चैप्टर के बारे में देखते हैं, है ना। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि मतलब होता है ये जो युग्मनज है, जब युग्मक निर्माण हो जाता है, युग्मनज निर्माण हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, फिर इसमें डेवलपमेंट होता है और इंसानों में 9 महीने तक मम्मी के पेट में, मदर के गर्भाशय में बच्चा 9 महीने तक पूरा डेवलप होता है, वही वृद्धि होता है ना।
तो उसी की बात है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन अमीबा। ये देखो क्वेश्चन देखा ही नहीं और अमीबा का यहां पर बता दिया। तो अमीबा में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का अमीबा में पाया जाने वाला अलैंगिक प्रजनन है। देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होता है अमीबा? एक कोशिकीय जीव होता है जिसे हम लोग यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव। उस एक कोशिकीय जीव में अमीबा में कैसा विभाजन होता है या कैसा प्रजनन होता है? एसेक्सुअल प्रजनन होता है। ये तो यहीं पर ही लिख दिया है कि अमीबा में एसेक्सुअल प्रजनन होता है, लेकिन कौन से प्रकार का एसेक्सुअल प्रजनन? तो अमीबा में पाया जाता है बाइनरी फिजन। ये देखो बाइनरी फिजन यहां पर लिखा है, बाइनरी फिजन या द्विखंडन कहते हैं। काली बनना नहीं है ऐसे, ये बडिंग याद रखना इसको। बडिंग होता है हमारे ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट क्या है? एक प्रकार का फंगस है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होता है किसमें? एल्गी में होता है। एल्गी का एग्जांपल याद रखना, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक प्रकार का शैवाल है जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के बुक में ये चीज है ना। स्पोर फॉर्मेशन नहीं, 10th क्लास के बुक में स्पोर फॉर्मेशन होता है हमारे फंगस या फफूंद में होता है, ठीक है। फंजाई में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बताऊं, देखो यहां पर मैं डायग्राम से बता देता हूं आप लोगों को। बडिंग को पहले बात करते हैं। देखो बडिंग, ठीक है। बडिंग में क्या होता है कि भाई ये है एक ईस्ट, इस तरीके से एक ईस्ट जो है जमीन से ऐसा लगा हुआ है। चलो ये है ईस्ट। अब इसी में ना ऐसे छोटा सा यहां पर बड बनेगा, ये फिर ये ऐसे बड बना, फिर ये उसके ऊपर ऐसे बड बना, फिर ये उसके ऊपर ऐसे बड बना, और यही बड जब ऐसे नीचे गिर के ऐसे नीचे गिर जाता है, फिर ये जो बड है ऐसे नीचे में जाता है और फिर से अपना बॉडी को ये ऐसे क्या कर लेता है? बड़ा सा बना लेता है। तो बडिंग, छोटा सा बड बना और इसमें ये छोटे छोटे बड जो है अलग अलग ईस्ट बना लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? बडिंग। पहला हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, आप लोग बस ध्यान से कंसेप्ट में ध्यान दो, है ना। ये मत सोचना कि सर आप क्या अपने आप को ही पढ़ा रहे हो क्या, ऐसे मत सोचना, आपको ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको कंसेप्ट में ध्यान देना है। चलो देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। फ्रेगमेंटेशन विखंडन शायद इसे बोलते हैं, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म है, मान के चलो ये एक एल्गी है, स्पाइरोगायरा, ठीक है। एल्गी ऐसे ऐसे होता है, ये इस तरीके से। तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ना ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग पार्ट्स में ऐसे बढ़ जाते हैं। ये ऐसे क्या हुआ? इसमें फ्रेगमेंटेशन ही तो हुआ है, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है, किसमें होता है? बडिंग के लिए आप याद रखना, यहां पर एग्जांपल में याद रखना क्या? ईस्ट, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल यहां पर आप याद रखना क्या? फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा को याद रखना। किसको याद रखोगे? स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? एल्गी है। एल्गी मतलब क्या होता है? एल्गी मतलब होता है शैवाल होता है, ठीक है। तो इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक। ये रहा हमारा फ्रेगमेंटेशन। अगर हम बात करते हैं किसकी? बाइनरी फिजन की बात करेंगे। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन जो है दो में डिवाइड हो जाता है। बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है पता है? जो एक ऑर्गेनिज्म है, मान के चलो ये अमीबा का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एग्जांपल किसका ले रहे हैं यहां पर? अमीबा। किसका एग्जांपल ले रहे हैं? अमीबा का। अमीबा कैसा जानवर है? अमीबा जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जानवर नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म है। एक ऐसा जीव है जो कि एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, और कैसा? यूकैरियोटिक। किसके अंतर्गत आता है अमीबा? अमीबा आता है हमारे प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किसमें आता है? किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है जी, है ना। अमीबा, इसमें होता क्या है? ये जो है अमीबा दो में ऐसे डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड हो जाता है? दो में। तो भाई साहब ये एक अमीबा बन गया और ये एक अमीबा बन गया। ये बीच में गोला सा बना रहा हूं, ये क्या है? ये है हमारा केंद्रक। क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? हमारा केंद्रक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बाइनरी फिजन हो गया। अगर हम बात करते हैं और क्या बचा आपका? स्पोर फॉर्मेशन, है ना। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर निर्माण। स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये किसमें होता है? ये हमारे होता है फंजाई या हमारे
फफूंद में होता है। किसमें होता है? फफूंद में होता है। ठीक है, फफूंद में होता है। कैसे होता है? ये जमीन और या जमीन नहीं बोलेंगे, जहां पर भी फफूंद लगा है, और इस तरीके से फफूंद का बॉडी ऐसे होता है ना, ये इस तरीके से कुछ ऐसे होगा। यहां पर ये फफूंद का क्या है? ये स्पोरेंजियम है, ऐसे गोला सा स्पोरेंजियम होता है ना, और इसमें फफूंद अंदर पूरा भरा रहता है। स्पोरेंजियम के अंदर फफूंद नहीं भरा रहता, स्पोर भरा रहता है। और ये स्पोरेंजियम जब फटता है, ये है क्या? स्पोरेंजियम। क्या है ये? स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम जब फटता है ना, तो यहां से क्या निकलता है? बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं, ऐसे हवा में स्पोर्स निकलते हैं। ये सब क्या है? ये सब है हमारे स्पोर्स। ठीक है, इन्हीं स्पोर्स, ये जो स्पोर्स है ना, हवा में हर तरफ पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि क्या इस रूम में फंगस के स्पोर हैं, डेफिनेटली इस रूम में फंगस के स्पोर हैं। हवा में हर तरफ ये जो फंगस के स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर तरफ पाया जाना। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, सभी तरफ पाए जाते हैं। आप अपने हाथ में भी देखोगे, इसमें भी बैक्टीरिया है। इवन इस पेन में भी क्या है? बैक्टीरिया है। हर तरफ बैक्टीरिया है। ठीक है, या फंगस के स्पोर्स। तो भाई ये जो स्पोर्स हैं, ये ग्रो कैसे करते हैं? जब उनको खाना मिलता है। आप इस रूम में लाके ब्रेड रख दो, एक हफ्ते बाद देखो उसमें फंगस लग जाएगा। कहां से आए वो फंगस? स्पोर्स जो हवा में उपस्थित हैं। यही स्पोर्स क्या करते हैं? उस फंगस को ग्रो कराते हैं। जब उन स्पोर्स को खाना मिलता है, वो स्पोर्स उस खाने में जाएगा, खाने को खाएगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, फंगस ग्रो हो गया। ठीक है, तो यही स्पोर्स हैं जो सब तरफ प्रेजेंट रहते हैं। ये है क्या? स्पोर फॉर्मेशन। मतलब अब ये मान के चलो, ये स्पोर कहीं पर फिर से ग्रो करेगा, फिर से ऐसा अपना बॉडी बनाया, फिर छोटा स्पोरेंजियम बनाया, फिर वही बड़ा हो जाएगा, फिर इसके अंदर बहुत सारे और स्पोर बन जाएंगे। ये स्पोर फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? फंगस में होता है। ठीक है, चलो एक होता है और रीजनरेशन, है ना? क्या होता है? रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है। इस रीजनरेशन का मतलब क्या है? रीजनरेशन मतलब होता है फिर से जनरेट होना। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होता है जिसकी बॉडी को आप कितने भी टुकड़ों में डिवाइड कर दो, वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रायोफाइलम एक एग्जांपल है। ठीक है, क्या है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक पौधे का एग्जांपल है। कैसा एग्जांपल? ये प्लांट का एग्जांपल है, जिसका आप पत्ती देखे होंगे। कुछ इस तरीके से ब्रायोफाइलम जो है, इस तरीके से उसकी पत्ती ऐसे पाई जाती है। ठीक है, अब भाई ये जो ब्रायोफाइलम है ना, इसकी पत्ती के किनारों किनारों में ऐसे छोटे छोटे और पत्तियां पाई जाती है। छोटे छोटे और पत्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटे छोटे और पत्तियां पाई जाती है। ठीक है जी, ये लो, है ना? अब ये होता क्या है ना, ये ब्रायोफाइलम जब टूट के नीचे गिरता है, तो ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जड़ भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर छोटे छोटे जड़ भी पाए जाते हैं, ऐसे, है ना? तो भाई ये पत्ती जब नीचे गिरता है ना, तो मिट्टी में जब ये छोटी छोटी पत्तियां जाती है, तो यहां से मान के चलो ये पत्ती ऐसे यहाँ पर छोटा सा ऐसे गिरा, ऐसे। ठीक, अब यहीं से एक और नया पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? यहीं से एक और नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है रीजनरेशन, है ना? रीजनरेशन ये भी एक, ये जितने भी अभी पढ़ रहे हैं, ये सब अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। चलो, लैंगिक प्रजनन तो आपको पता ही है, 2 गैमेट बनता है, मेल और फीमेल, है ना? ये रहा। अब इतना बेसिक मेरे हिसाब से बहुत काफी है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, सब चीज देख लिए। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं? अग्रसर होते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलो, कहाँ है दूसरा क्वेश्चन हमारा? ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन? देखते हैं। अब देखो, आपके सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, क्योंकि हमने उतना बेसिक तो पढ़ लिया है जितना चाहिए इस चैप्टर के लिए। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस इन ह्यूमन? मनुष्यों में वृषण की कार्यात्मक इकाई क्या है? सबसे पहले तो बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मेल में पाया जाता है। और मेल के अंदर मैं अगर संरचना बनाऊं मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो ये है पेनिस, और यहां पर इस तरीके से ऐसे एक पाउच होता है ना? एक पाउच होता है। क्या होता है? एक पाउच होता है, जिसे बोलते हैं क्या? स्क्रोटम। और इसी स्क्रोटम के अंदर ऐसे 2 क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं, है ना? या जिसे वृषण कहा जाता है, अंडे के आकार का। और यहां से एक ऐसे संरचना निकलती है, पाइप, जो इसी में आके ऐसे जुड़ती है। यहां से एक ऐसे संरचना निकलती है, पाइप, जिसको हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ठीक है,
ये तो इस टेस्टिस के अंदर, ये टेस्टिस है और इस टेस्टिस के अंदर क्या बनता है भाई साहब, इस टेस्टिस के अंदर बनता है क्या, टेस्टिस, इस टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। लेकिन इस टेस्टिस के अंदर ना बहुत सारे स्पर्म भी कहां बनता है पता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेमिनिफेरस नाम का एक ट्यूब्यूल होता है, क्या होता है, सेमिनिफेरस नाम का एक ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, क्या होता है, सेमिनिफेरस नाम का एक ट्यूब्यूल होता है, ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस नाम का एक ट्यूब्यूल होता है जहां पर क्या बनता है, हमारा स्पर्म बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, कितने ट्यूब्यूल होते हैं, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारा टेस्टिस बना होता है जहां पर स्पर्म बनता है। तो बोलेगा टेस्टिस के अंदर स्पर्म कहां बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है ना। और वहां पर अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल होते हैं, लिडिक सेल होते हैं, उन सब का भी कार्य हम लोग देख सकते हैं, देखेंगे आगे, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा जो टेस्टिस है उसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। क्योंकि देखो नेफ्रॉन तो भाई हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई है, नर्वस सिस्टम की इकाई है, नर्वस सिस्टम की इकाई है नेफ्रॉन। एल्वियोलाई किसकी इकाई है, हमारे लंग्स की इकाई है, फेफड़े की इकाई है, ठीक है। और फॉलिकल जो है ये है हमारे अंडाशय या अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अंडाशय फीमेल में पाया जाता है, अंडाशय या ओवरी की इकाई है, ठीक है, फॉलिकल। बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वृषण में पाया जाता है, ठीक है। और वृषण किसमें पाया जाता है, टेस्टिस किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है जहां पर स्पर्म या शुक्राणु बनता है, ठीक है। इतनी बात आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन अकर, मासिक धर्म चक्र में किस चरण में डिबोत्सर्जन, ये मत याद रखना, डिबोत्सर्जन मत याद रखना, आप याद रखना ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन इसे कहा जाता है। डिबोत्सर्जन यहां पर गलत लिखा गया है, अंडा का उत्सर्जन, अंडोत्सर्जन, ठीक है। किसका उत्सर्जन हो रहा है, अंडे का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। किसका उत्सर्जन हो रहा है, अंडे का उत्सर्जन हो रहा है, तो अंडोत्सर्जन इसे कहा जाता है, अंडोत्सर्जन, ठीक है, अंडे का उत्सर्जन, अंडोत्सर्जन। तो ये जो अंडोत्सर्जन है, अंडे का उत्सर्जन, ये पूरे मासिक चक्र में देखो 28 दिन का मासिक चक्र होता है, मासिक धर्म चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड का जो साइकिल है वो 28 दिन का होता है। उस 28 दिन को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक होता है फॉलिकुलर फेज जहां पर फॉलिकुलर निर्माण होता है, फॉलिकल का कुपीय निर्माण, कुपी चरण, फॉलिकल निर्माण होता है। फिर होता है ल्यूटियल फेज होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में ही क्या होता है, 4 से हर महिलाओं में या हर फीमेल्स में लगभग 3 से 6 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग मतलब कि रक्त स्त्राव होता है, ठीक है, इसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ओव्यूलेटरी फेज ऐसा फेज है जो 14वां दिन होता है, 14th डे, 28 दिन में जो 14th डे होता है वही ओव्यूलेटरी फेज वाला दिन होता है। उसी दिन ओवरी से अंडाणु जो है वो निकल के बाहर आता है। अगर हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें फीमेल में, तो इस तरीके से ऐसे एक अंडाणु, सॉरी अंडाशय, थोड़ा जगह यहाँ पर कम पड़ेगा, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भाई, 14th डे, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। देखो पूरे डायग्राम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सब टॉपिक, ठीक है। ये है नीचे ऐसे आता है क्या, वेजाइना, ठीक है, वेजाइना योनि जिसे कहा जाता है। और उसके बाद फिर ये आगे जाकर ऐसे, एक सेकंड, ये यहाँ पर एक ओवरी रहेगा, ये एक ओवरी, ठीक है। और ये ऐसे 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 ऐसे, ये फैलोपियन ट्यूब, ये इधर गया, इस साइड का भी सेम होगा, यहाँ पर भी एक ओवरी रहेगा, है ना। तो ये 2 ओवरी रहता है फीमेल में, ओवरी, 2 ओवरी, ठीक, 2 ओवरी रहता है फीमेल में, ठीक है। अब भाई यहां से ओवरी से इस महीने, मतलब हर महीने ऑल्टरनेट चलता है ना, अगर इस महीने यहां से एक अंडाणु निकला तो उसके अगले महीने इस साइड से एक अंडाणु निकलेगा, ऐसे, मतलब एक मंथ इधर से दूसरे मंथ इधर से अंडाणु ऐसे निकल के आता है। कहां पर आएगा, ये फैलोपियन ट्यूब, इसी फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फैलोपियन
ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन का कार्य होता है। फर्टिलाइजेशन का कार्य फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, याद रखेंगे। अब भाई फर्टिलाइजेशन या निषेचन कब होगा, जब अगर यहां से मेल के द्वारा स्पर्म को इंसर्ट कराया जाएगा तो स्पर्म जो है इधर भी जाएगा, स्पर्म जो है इधर भी जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर उसको अंडाणु मिल जाता है स्पर्म को, तब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है और तब जाके बच्चा बनेगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पर स्पर्म नहीं मिलता है तो ये जो अंडाणु है हर महीने इधर आएगा और डिजनरेट हो जाता है। और ये जो दीवाल है ना, ये इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम की दीवाल। तीन लेयर होता है। ये है, ये गर्भाशय है, गर्भाशय क्या है, ये यूट्रस, यूट्रस है, गर्भाशय। इसी गर्भाशय में ही बच्चा 9 महीने तक क्या होता है, डेवलप होता है। अब अगर यहाँ पर बच्चा नहीं बन रहा है तो मतलब ये जो लेयर है ना, ये हर महीने अपने आप को तैयार करता है और बच्चा नहीं आता है तो टूट के ऐसे बाहर आता है, किस फॉर्म पे, ब्लीडिंग के फॉर्म पे। तो एंडोमेट्रियम लेयर होता है। ये कौन सी लेयर होती है, एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम की लेयर यहाँ पर होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो ओव्यूलेटरी फेज में ये 14वें दिन में ही ये जो अंडाणु है यहां से निकल के इधर आएगा 14वें दिन में, और 28वां दिन जैसे ही कंप्लीट होगा तो 1 से 5 दिन तक पूरा ब्लीडिंग यहाँ पर, 1 से 6 दिन तक पूरा ब्लीडिंग यहाँ पर होते रहता है, लगातार ब्लीडिंग होता है। ठीक है, ये रहा, इसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। और फॉलिकुलर फेज जो आता है 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें दिन को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज जो है 14 से 28 का दिन होता है, उसे ल्यूटियल फेज बोलते हैं, है ना। तो ये फेज आपको याद रखना है। चलो, मतलब अगर मैं बात करूं, यहां पर बना देते हैं हम लोग, है ना। देखो, ये है पूरा साइकिल 28 दिन का, ऐसे बना दिया मैं। ठीक है, ऐसे नहीं बनाएंगे, कचड़ा सा क्यों बनाए, हम लोग अच्छे से बनाएंगे ना। ठीक है, कचड़ा नहीं बनाते। लाइन खींच देता हूं बढ़िया सा एक, ठीक। चलो, ये रहा, है ना, एकदम सीधा लाइन खिंचाया। अब देखो, इसमें 28 दिन को हम टोटल कर देते हैं। यहां पर है पहला दिन, बीचों बीच यहां पर है 14वां दिन, और यहां पर है 28 दिन। ठीक, तो 28 दिन के बाद आता है फिर से अगला पहला दिन, है ना। 28 दिन के बाद फिर से अगला पहला दिन आता है। पहले से याद रखोगे आप लोग, पहले से ये जो 14वां दिन होता है, सॉरी, पहले से मान के चलो, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, तो पहले से ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, पहले से ये है 5वां 6वें दिन तक डाल देता हूं। ये है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग, लगातार रक्त स्त्राव होता है। क्या होता है यहाँ पर, रक्त स्त्राव होते रहता है। मेंस्ट्रुअल फेज में ही रक्त स्त्राव होता है। फिर ये जो 5वें 6वें दिन से 13वें दिन का टाइम होता है, ये होता है ल्यूटियल फेज। ठीक है, LEUTEAL, ठीक है, गलत स्पेलिंग है, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। ठीक, सॉरी ल्यूटियल फेज नहीं आएगा, फॉलिक्यूलर फेज आएगा। ठीक है, फॉलिक्यूलर, क्योंकि यहां पर फॉलिकल निर्माण होता है, फॉलिक्यूलर फेज आता है, जिसमें अंडाणु जो है वो बनने का शुरू होता है। ठीक है, फॉलिकल निर्माण हो रहा है। ठीक, फिर 14वां जो दिन है ये होता है ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। और फिर ये 14 से 28 दिन का जो फेज होता है इसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो इस टोटल 14 से 28 दिन वाले फेज में पूरा जो फॉलिकल है वो अच्छे से निर्माण हो जाता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, ये सब बनता है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर 28 दिन के बाद फिर से पहला से 5वां दिन तक ब्लीडिंग होता है। ठीक, तो ये रहा। चलो, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो जब बच्चे का जन्म होते रहता है, बच्चे की डिलीवरी होते रहती है, बच्चा मदर के पेट से वेजाइना के थ्रू बाहर आते रहता है, उस समय बच्चे को भाई बाहर पुश करना है तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए दीवार में। तो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए बच्चा जब बाहर आएगा उस समय दीवार में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एकदम माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है या संकुचन होता है दीवार में, जिसकी वजह से बच्चा बाहर आ पाता है। बहुत पेन होता है, क्यों? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है भाई, है ना, और वहां की जो हड्डी है वो ऐसे फैल रही है। तो उसके लिए
एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं क्या, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो है किसके लिए, दुग्ध स्त्राव के लिए भी, मिल्क इजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और बच्चे के प्रसव के दौरान भी ये स्त्रावित होता है, ठीक है, याद रखना। चलो, ये प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन पूरे प्रेगनेंसी के दौरान रहता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ही ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी है, मतलब कि अंडोत्सर्जन के लिए। जब हर पीरियड साइकिल में ये प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन जो है बनते रहता है, ठीक है, याद रखना। प्रोजेस्टेरॉन कहां से बनता है, सीपी, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है कहां से बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस, नाम याद रखना, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। और ईस्ट्रोजन जो है वो बनता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल से। कहां से बनता है, ग्राफियन फॉलिकल से बनता है कौन, हमारा ईस्ट्रोजन, ठीक, ये सब याद रखना। चलो आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता दे रहा हूं, क्या याद रखना है आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन हाइड्रा। हाइड्रा में कौन सा प्रजनन की विधि पाई जाती है, बाइनरी फिजन नहीं आएगा, बडिंग इसमें पाया जाता है, स्पोरुलेशन नहीं आएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी नहीं आएगा। देखो इसके बारे में नहीं बताया मैंने, वनस्पतिक प्रवर्धन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक पार्ट से अगर प्रजनन हो रहा है, सेक्सुअल पार्ट से प्रजनन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे पौधों में प्रजनन वाला पार्ट कौन सा होता है, पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर, फूल। लेकिन उस फ्लावर को छोड़कर, अगर पौधे में फ्लावर को छोड़कर किसी और भी भागों से प्रजनन हो पा रहा है, मतलब कि और भी किसी भाग से हम उस पौधे को दूसरा नया उगा पा रहे हैं, तो ये क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं वनस्पतिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें क्या आ जाएगा, जैसे हम तने से नया पौधा बना पाते हैं, ठीक है, जैसे हम फ्लावर में बीज तो आ जाएगा, जैसे हम पत्ती से नया पौधा बना पाते हैं ना, जैसे हम जड़ से नया पौधा बना पाते हैं, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इन्हें, वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। और यहां से नया पौधा बनाते हैं तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम बीज कहां से बनता है, बीज जो बनता है कहां से, फ्रूट से, फल से बनता है, और फल कहां से बनता है, फ्लावर से। तो फ्लावर क्या है भाई साहब, फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये बीज से अगर हम न्यू पौधा बना पा रहे हैं, बीज से अगर हम न्यू प्लांट बनाएंगे, तो ये कैसा रिप्रोडक्शन, ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इतनी बातें क्या आप ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बडिंग जो है हमारे हाइड्रा में होता है, बडिंग मैंने बताया था ईस्ट में, हाइड्रा में भी बडिंग होता है। चलो अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग यहां पर, व्हाट इज द क्रोमोसोमल नंबर इन ह्यूमन जाइगोट। पता ही है आपको, जाइगोट देखो, मानव युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव में, ह्यूमन में कितना गुणसूत्र होता है, ह्यूमन में गुणसूत्र होता है कितना, 46, ठीक है ना। अब भाई अगर मेल में 46 है ना, मेल में 46 है, और मेल में कितना है, 46 है, और फीमेल में भी कितना है, फीमेल में भी कितना है, 46 क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम हमारे कहां पाया जाता है, हमारे न्यूक्लियस, केंद्रक में पाया जाता है, हर एक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। अब मेल में और फीमेल में 46 है, ये दोनों अगर 46 देंगे तो फिर जाइगोट में उनके बच्चे में 46 कितना होता है, 92 हो जाएगा। लेकिन 92 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये अपने गैमिट में कितना देते हैं, स्पर्म को कितना देते हैं, ये स्पर्म, ये क्या है, मेल गैमिट है, क्या है, ये मेल गैमिट है, जिसमें इसका आधा 46 का आधा 23, ये इतना गया, मतलब 23 गया। फिर फीमेल का जो गैमिट है वो क्या है, ओवम है ना, ये भी क्या है, ये फीमेल गैमिट है, ओवम, इसमें भी 23 गया। अब ये 23 और 23 गैमिट और गैमिट मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो इस जाइगोट में कितना जाएगा, 23 और 23, ये हो जाएगा आपका 46। और इसी जाइगोट से जो इनका बच्चा बनेगा, क्या बनेगा इनका बच्चा, तो बच्चे में भी कितना रहेगा, 46 रहेगा, है ना। फिर ये बच्चा जब अपना बच्चा पैदा करेगा तो फिर 23 देगा, ऐसा। तो हमारे जाइगोट में कितना होता है, 46 होता है, जाइगोट में 46, और 23 किस में होता है, गैमेट में होता है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट में। ये 46/46 मत बोलना ना, मैं ये हिंदी और इंग्लिश की वजह से 46/46 लिख दिया, लेकिन ये सिर्फ 46 देखना है इसको, ठीक है। चलो आगे, अगला हिंदी वाला है, पहला इंग्लिश वाला है, ऐसा हर क्वेश्चन में यही हम लोग देख लें, है ना। ये देखो अगला क्वेश्चन में अगर दिखाऊं तो इसमें यूट्रस/गर्भाशय है ना, तो ये चीजें। चलो अब 7वां क्वेश्चन बोलता है विच स्ट्रक्चर इन फीमेल प्रोड्यूसेस ओवा।
पता ही है, हम लोग देख चुके हैं ये क्वेश्चन का आंसर, बता देता हूं मैं फटाक से। महिलाओं में अंडाणु का निर्माण किस संरचना में होता है? ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है, अंडाणु। ठीक है, अंडवाहिनी जिसे बोलते हैं, क्या? अंडवाहिनी, जहां से अंडाशय अंडाणु जो है ओवरी से, अंडाशय से बाहर निकलता है, अंडवाहिनी जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ये बात याद रखना। ये देखो, ये अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब है ना। यूट्रस को गर्भाशय बोलते हैं। ठीक, तो ये रहा। ओवरी में बनता है क्या हमारा? अंडाशय बनता है ओवरी में, सॉरी, अंडाशय में ही बनता है, ओवरी को ही अंडाशय बोलते हैं। तो अंडाशय में ही बनता है क्या? अंडाणु। ठीक है, इतनी बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इन ह्यूमन? मनुष्यों में प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? प्लेसेंटा क्या होता है? बच्चे को मदर के पेट से जो भी चीजें पहुंचाना है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही पहुंचता है ना। मदर से बच्चे में जो भी चीजें पहुंचती है, हाँ ठीक है, मदर से बच्चे में जो भी चीजें, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, कोई भी चीज हो गया, है ना, ब्लड हो गया, और बच्चे का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या अपशिष्ट पदार्थ है बच्चे का, वो भी बच्चे से मदर में पहुंचती है। मतलब मदर और बच्चे के बीच में जो आदान प्रदान होता है चीजों का, वो किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो देखो यहां पर लिखा है नरिशमेंट एंड गैस एक्सचेंज फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, भ्रूण के लिए पोषण और गैस का आदान प्रदान होता है, ये बात सही है बिल्कुल। अगला बोल रहा है क्या? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ये भी सही लग रहा है ना। हार्मोन प्रोडक्शन, भाई जो हमारा प्लेसेंटा है वो अलग अलग हार्मोन प्रोडक्शन करता है, जैसे कि HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL, है ना, HPL, और फिर आपका आ जाता है ईस्ट्रोजन, और आपका आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन। इनका मैं बताया हूं, ईस्ट्रोजन जो है आपके ग्राफियन फॉलिकल से भी बनता है, प्रोजेस्टेरॉन आपके कॉर्पस ल्यूटियम से भी बनता है, लेकिन प्लेसेंटा अगर आंसर में है तो प्लेसेंटा भी लिखना। ठीक है, ये सब हार्मोन, अलग अलग हार्मोन प्लेसेंटा से बनता है, तो बिल्कुल ये भी आएगा। इसका मतलब आंसर हमारा ऑल ऑफ द एबो, उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, ये सभी कार्य करता है। ठीक है, चलो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट? नर और मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहा जाता है? नर और मादा युग्मक, जब मेल और फीमेल गैमिट मिलता है तो क्या बनता है? एक होता है स्पर्म, ये मेल गैमिट है, और एक है क्या? ओवम, ये क्या है? फीमेल गैमिट है। क्या है? ओवम, फीमेल गैमिट है। ठीक है, क्या है? ओवम, फीमेल गैमिट है। तो ओवम और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दोनों के मिलने के प्रोसेस को कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन मतलब डिम्बोत्सर्जन नहीं है, ये अंडोत्सर्जन है। ये क्या है? ये अंडोत्सर्जन है। अंडोत्सर्जन में क्या होता है? अंडाणु जो है ओवरी से बाहर निकलता है, अंडाशय से बाहर निकलता है। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है? जाइगोट का, जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाता है, जाइगोट बन जाता है फैलोपियन ट्यूब में, फिर जाइगोट जो है वो ओवरी में जाकर, सॉरी, यूट्रस में जाकर, गर्भाशय में जाकर क्या हो जाता है? आरोप हो जाता है, आरोपण होता है गर्भाशय में, गर्भाशय की दीवार में। ठीक है, जाइगोट का गर्भाशय की दीवार में, गर्भाशय की दीवार में अटैच हो जाना, अटैच होना, ये है। अच्छा, जाइगोट अटैच नहीं होता है ना, जाइगोट के बाद फिर कई संरचनाएं बनती है, मोरुला, ब्लास्टुला, ये सब संरचनाएं बनती है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? भ्रूण, भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में अटैच हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। गैमिटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? युग्मक निर्माण होता है, युग्मक जनन यहाँ पर लिखा ही है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हमारा इसका आंसर है, निषेचन, जिसमें स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलते हैं। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है? इन अ फ्लावरिंग प्लांट व्हाट इज द मेल गैमिटोफाइट? फूल वाले पौधों में नर युग्मकोद्भिद क्या है? फूल वाले पौधों में नर युग्मकोद्भिद क्या है बोल रहा है ना। फूल वाले पौधों में नर युग्मकोद्भिद क्या है? तो फूल वाले पौधों में नर युग्मकोद्भिद, देखो, बीजांड, ओव्यूल, ये तो फीमेल का लग रहा है। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, परागकण, यही नर वाला है, मेल वाला है। ठीक है, एंथर, ये पराग कोश है, हमको बोला गया नर युग्मकोद्भिद पोलन ग्रेन हो जाएगा। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद क्या है? पोलन ग्रेन हो जाएगा। स्टिग्मा, ये फीमेल का पार्ट है, फीमेल में पाया जाता है, मादाओं में पाया जाता है, और ओव्यूल भी फीमेल का पार्ट है। ठीक है, चलो,
तो पोलन ग्रेन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। निम्नलिखित में से कौन सा जो यौन रूप से, कौन सी बीमारी ऐसी है जो यौन रूप से मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान या फिजिकल रिलेशन के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलता है, कौन सी बीमारी है? तो ये हम लोग देख लेते हैं भाई। मलेरिया, भाई ये मलेरिया नहीं फैलता, मलेरिया तो आपको पता ही मच्छर के काटने से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, टीबी भी नहीं होता। गोनोरिया इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना। डायबिटीज भी नहीं आएगा। डायबिटीज, मधुमेह, शुगर की बीमारी तो इंसुलिन की कमी से होता है, आपको पता ही है ना। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ह्यूमन फीमेल द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द। मानव मनुष्यों में, मानव महिलाओं में भ्रूण का आरोपण कहां पर होता है? हम देख चुके हैं, गर्भाशय में होता है, ठीक है, गर्भाशय में। ओवरी जो है यहां पर क्या बनता है? ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम का निर्माण होता है, ठीक है, ओवम फॉर्मेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है, ठीक है। यहां पर होता है आरोपण। क्या होता है यहां पर? भ्रूण का आरोपण या इम्प्लांटेशन यहीं पर होता है। क्या होता है यहां पर? इम्प्लांटेशन। भ्रूण जो है वो यहीं पर इम्प्लांट होता है। सर्विक्स, ये ओपनिंग है किसका? गर्भाशय का। गर्भाशय की ओपनिंग, यहीं से गर्भाशय ओपन होता है, ठीक है। चलो, और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है योनि, या योनि को क्या बोलते हैं? वजाइना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं योनि को? वजाइना। योनि या वजाइना, वो जो ट्यूब होता है जिसे वजाइना बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन्स एंजाइम टू पेनिट्रेट द ओवम। देखो शुक्राणु जो है इस तरीके से ओवम को क्या करता है? ऐसे जाकर पेनिट्रेट करता है, ठीक है। अगर मैं शुक्राणु की संरचना बनाऊं तो इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे संरचना होता है शुक्राणु का, और यहां से ये ऐसा लंबा सा इसका पूंछ होता है। तो शुक्राणु के इस भाग को बोलते हैं एक्रोजोम, ठीक। ये इतना भाग पूरा होता है हेड, मतलब शीर्ष भाग। फिर ये मिड पीस होता है, मिडिल पीस, मिड, और ये क्या होता है? इसका पूंछ, टेल, टेल होता है, ठीक है। शुक्राणु का सबसे ऊपर वाला भाग। तो ये जो एक्रोजोम वाला भाग है ये गोल्जी बॉडी से बना होता है। किससे बना होता है? ये गोल्जी बॉडी से। किससे बना होता है? गोल्जी बॉडी से बना होता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी से बना होता है। और यहीं पर कुछ एंजाइम होते हैं जो ओवम को जाकर ऐसे पेनिट्रेट करते हैं। मान लो ये एक स्पर्म है और यहाँ पर ऐसे स्पर्म बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे स्पर्म बना दिया। तो ये जो स्पर्म है ना, इसको पेनिट्रेट करेंगे, मतलब उसको जाके भेदेंगे। तो भेदने के लिए भी कुछ एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जो कहां पर पाया जाता है? एक्रोजोम में। तो हेड में नहीं पाया जाता, टेल में नहीं पाया जाता, मिडिल पीस में भी नहीं पाया जाता, एक्रोजोम में पाया जाता है कुछ एंजाइम जो ओवम को जाकर भेदते हैं, ठीक है। आज का 14th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो बड़े ध्यान से सुनो, है ना। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू द पेरेंट। किस प्रकार का प्रजनन संतानों को माता पिता के समान बनाता है? किस प्रकार का प्रजनन माता पिता के समान बोल रहे हैं ना, तो ये आएगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो सेक्सुअल में तो डिफरेंट होता है ना, यहां पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? म्यूटेशन होता है ना, म्यूटेशन, और फिर रिकॉम्बिनेशन वगैरह होता है, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि माता पिता से अलग होते हैं। जैसे हम लोग अपने माता पिता से कुछ समानता है हमारी, लेकिन कुछ हम लोग अलग भी हैं। तो ये जो अलग है हमारे में, जो विभिन्नताएं पाई जाती है माता पिता से, ये किसकी वजह से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें रिकॉम्बिनेशन और एक और प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। इन सभी की वजह से हम में कुछ डिफरेंसेस आता है ना। तो इसमें तो हम लोग एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमको पूछा गया आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब कि किस प्रकार के प्रजनन में संतानों को माता पिता के समान बनाता है। मतलब बच्चे और पेरेंट्स दोनों सेम है बोला जा रहा है। किस प्रकार के प्रजनन में? बच्चे भी सेम, एग्जैक्ट सेम ना, एकदम आइडेंटिकल बोला गया है। तो जैसा माता पिता दिख रहा है वैसे ही बच्चे भी दिख रहे हैं। ये हमारे में नहीं होता,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें भाई इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन हो जाता है ना, और फिर बाइनरी फिजन वगैरह हो जाता है, जितने भी हैं बाइनरी फिजन, बीएफ, ये बीएफ वाला बीएफ नहीं है, याद रखना, बाइनरी फिजन, फिर आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिर आपका बडिंग हो गया, ये सब इसमें सभी में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो भी ऑफस्प्रिंग है, जो भी प्रोजेनी है, या जो भी बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के समान होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट सेम होते हैं। पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या होता है पता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के बीज बन जाता है, फल बन जाता है, बिना निषेचन के निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के बीज का निर्माण हो जाता है, क्या हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। और बाइनरी फिजन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो यहां पर हमको स्पेसिफिक बताना है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बच्चे जो है अपने माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन भी आंसर आ सकता है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो, ठीक है, लेकिन हमको सही आंसर, मतलब सही बाइनरी फिजन भी है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाएंगे ना, ठीक। 15वां क्वेश्चन बोलता है विच ऑर्गन इन मेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव कौन करता है, भाई पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव टेस्टिस के द्वारा होता है, टेस्टिस वृषण। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है जो कि मेल में जो नर युग्मकोद्भिद होता है ना, या मेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, उन सभी के निर्माण के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो नर वाला कैरेक्टर होता है, मेल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि दाढ़ी का आना और बाकी चीजें, है ना, तो इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कहां पर बनता है, टेस्टिस में बनता है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, जैसे हमारा सेमाइनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, है ना, ये सभी क्या करते हैं, सीमेन के लिए लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, प्लाज्मा। सीमेन जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म वो एक लिक्विड के साथ बाहर आता है, तो उस स्पर्म में जो लिक्विड है ना, वो लिक्विड क्या कहलाता है, सीमेन कहलाता है। उस सीमेन में अलग अलग लिक्विड होता है ना, तो ये वो लिक्विड कौन बनाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाते हैं, सेमाइनल वेसाइकल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन पूछा है हमें, टेस्टिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है, एपिडिडाइमिस टेस्टिस के पास ही एक संरचना होती है जिसमें स्पर्म का स्टोरेज होता है, स्पर्म को क्या करके रखा जाता है, स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है, स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है, स्टोर, स्पर्म का स्टोरेज पार्ट कौन सा है, एपिडिडाइमिस, ठीक। चलो आज का हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है, 16th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज अ बैरियर मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक तरीका बाधा विधि है, बाधा विधि। गर्भ निरोधक मतलब क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, फिजिकली सेक्सुअली इंटरकोर्स हो, लेकिन प्रेगनेंसी ना हो, बच्चे पैदा ना हो, है ना, तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि केमिकल मेथड होता है, टैबलेट्स खाए जाते हैं, है ना, सहेली बहुत अच्छा एग्जांपल है, वंस इन अ वीक टैबलेट है वो, है ना, और उसके बाद फिर बहुत सारे और हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, जैसे कॉपर्स टी हो गया, है ना, और LNG-20, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन आपको इतना ज्यादा डिटेल में तो पढ़ना है नहीं। तो यहां पर हमको पूछा गया है बैरियर मेथड। बैरियर, बैरियर मतलब क्या, स्पर्म को फीमेल की बॉडी में जाने ना देना, बैरियर, बाधा, दीवार। इसके लिए कौन है, कॉन्डम, आपको पता ही है, कॉन्डम क्या करता है, स्पर्म को फीमेल की बॉडी में जाने ही नहीं देता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्डम हो जाएगा। ओरल पिल, मौखिक गोलियां, ये नहीं आएगा, ये तो केमिकल है, स्पर्म तो भाई फीमेल की बॉडी में जा ही रहा है, लेकिन ये गोलियां अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देते, या अगर मिल गया है तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, है ना। फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये भी नहीं आएगा, डिवाइस है जो फीमेल की बॉडी में लगाया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी, ये तो परमानेंट मेथड है, ट्यूबेक्टोमी, नलिका विधि, क्या ये फीमेल की जो अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब, उसे क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, परमानेंट मेथड है, ठीक है, परमानेंट मेथड है, जिसमें फीमेल की जो अंडवाहिनी उसे काट दिया जाता है, या टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कि ओवम ही वहां से निकल ना पाए, कहां से, ओवरी से, ठीक। तो ये भी नहीं आएगा। हमें पूछा गया बैरियर मेथड। बैरियर मतलब क्या, स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं दिया जा रहा है, स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाएगा ही नहीं, तो कहां से फर्टिलाइजेशन होगा, कहां से निषेचन होगा, है ना। तो कॉन्डम ही है वो मेथड जिससे कि स्पर्म को फीमेल की बॉडी में नहीं जाने दिया जाता। चलो
विच हार्मोन इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल इन फीमेल, महिलाओं में कुपों के विकास को कौन सा हार्मोन प्रारंभ कराता है? तो यहां पर आपको याद रखना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता है, फॉलिकल के निर्माण के लिए हार्मोन FSH, कुपे उत्तेजक हार्मोन, हिंदी में मत याद रखना, FSH याद रखना। बोला गया भाई फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए है ना, फॉलिकल के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? इन ह्यूमन द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इटसेल्फ आफ्टर, मनुष्यों में निषेचित अंडा कितने दिनों बाद आरोपित होता है? तो ये 6 से 7 दिनों बाद। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? ये आया ओवम, ओवम आया, ठीक है, क्या आएगा पहले? ओवम। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल की बॉडी में होता है, एम्पुला के पार्ट में, है ना। और ये आया स्पर्म, इन दोनों में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। फिर क्या बना? जाइगोट बना। फिर क्या बनेगा? ये इसमें विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये एम्ब्रियो बनेगा। और फिर ये 6 से 7 दिन में क्या हो जाएगा? ये इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन मतलब आरोपण हो गया, अध्यारोपण हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा ये अध्यारोपण? इम्प्लांटेशन कहां होता है? यूट्रस या गर्भाशय में। कहां पर होता है अध्यारोपण? गर्भाशय में होता है। तो ये 6 से 7 दिन लगता है इसमें, याद रखेंगे। चलो आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ दीज मेथड्स प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम, इनमें से कौन सा तरीका अंडाणु के निषेचन को रोकता है? कौन सा तरीका? तो वैसेक्टोमी ये नर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नर में, पुरुष नसबंदी नर में, मेल में, ठीक है, मेल में किया जाता है वैसेक्टोमी। ठीक है, मतलब इसमें क्या किया जाता है? वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, वास डिफरेंस को बांध दिया जाता है या कट कर दिया जाता है, कट या टाइड कर दिया जाता है। वास डिफरेंस को किसमें होता है? मेल में होता है ना। ओरल पिल ये भी आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता। कॉन्डम ये भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इन सभी मेथड से निषेचन रुकता है। चलो अगला, यहां पर अगर ट्यूबेक्टोमी लिखा रहता तो वो भी आ जाता है इसका आंसर, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मनुष्यों में निषेचन के तुरंत बाद कौन सी संरचना बनती है? मनुष्यों में निषेचन के तुरंत बाद कौन सी संरचना बनती है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तुरंत बाद जाइगोट बनता है, ठीक, और उसके बाद फिर बनता है हमारा मोरुला ब्लास्टुला एम्ब्रियो। ठीक, तो जाइगोट बनता है। होता यही है ना कि एक है क्या मेल गैमिट, एक है क्या फीमेल गैमिट, है ना। मेल गैमिट को बोलते हैं स्पर्म। देखो इतने बार इन सभी को आपको बता दिया कि आप बिल्कुल अब नहीं भूलोगे। ठीक है, स्पर्म और ओवम मिला तो क्या बना? जाइगोट बना। ठीक है, और जाइगोट के बाद ही फिर आगे का प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट होता है इनमें। ठीक है, जिससे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो आज का हमारा 20वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा तो ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। किसका? प्रयोगशाला परिचारक, जो आपका 3 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। पूरा सिलेबस खत्म, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है ना, एक भी टॉपिक नहीं बचा। कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि सर इस टॉपिक में डाउट है, तो मैं उस टॉपिक में भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। डेफिनेटली सारा मेहनत आप लोगों के लिए है। बस आप लोग क्या करोगे? सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और जिन दोस्तों को जरूरत है ऐसे वीडियो की उन दोस्तों को शेयर भी करोगे। ठीक है, इतना तो कर सकते हो आप लोग ना, है ना। इतनी मेहनत आपके लिए घंटों घंटों खड़े होके गले में दर्द करा करा के आपको पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो कर सकते हो यार। कर दो बढ़िया सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, और आगे और भी जो भी एग्जाम्स आएंगे उन सभी के लिए मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते रहूंगा। अभी शिक्षक भर्ती आने वाली है, जब भी आए, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2025 में आ जाएगा, 2026 में आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपके लिए नोटिफिकेशन लाऊंगा। बिल्कुल, सीजी व्यापम का कोई भी ऐसा एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए अब नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पर आपको मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, और अगर बायोलॉजी का पोर्शन है तो पढ़ाऊंगा भी, टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, है ना, हर चीज लाऊंगा। और कोशिश करूंगा आगे वीडियो कोर्स भी आपके लिए लाऊं, बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम हो, है ना।
वैसे हमारा पीजीटी जो प्रयोगशाला परिचालक बोलता हूँ, शिक्षक भर्ती में जो व्याख्याता वाला लेक्चरर वाला एग्जाम होता है उसके लिए तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्स है ही, तो आप परचेस कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है उसमें, बढ़िया है ना। 5000 का कोर्स है, 4999 का कोर्स है, इसको हम लोग अभी 2999 में दे रहे हैं क्योंकि अभी त्योहारों का माहौल चल रहा है, तो बढ़िया ऑफर में दे रहे हैं, ये आप परचेस भी कर सकते हैं, है ना। ऑफर चल रहा है भाई कुछ दिनों के लिए। तो शिक्षक भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली बायोलॉजी वाले हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। शिक्षक भर्ती के वीडियो में अभी कुछ दिनों में बनाने वाला हूँ, ये एग्जाम हमारा खत्म हो जाए फिर बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, तो बस आप लोग सपोर्ट करो यार, मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को, और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हमको मोटिवेट भी करते हैं, तो बढ़िया बढ़िया कमेंट भी किया करो, है ना। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, इसके बाद महामैराथन शुरू करेंगे जिसमें पूरा बायोलॉजी खत्म करेंगे। वैसे तो एक राउंड पूरा हम लोग खत्म ही कर लिए रिविजन और थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ। अब हम लोग महामैराथन जिसमें फटाफट फटाफट 100 क्वेश्चन करते जाएंगे, इतना पढ़ा देंगे बायोलॉजी को इन बचे दिनों में कि आप लोगों का एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। 20 में 20 लाने तक की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, जो हम करा भी रहे हैं, है ना। अब वो डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन व्यापम देता है, बट डेफिनेटली इतना बायोलॉजी हम यहाँ पर पढ़ा दिए आपको कि आपकी बायोलॉजी की तैयारी आराम से हो गई है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं महामैराथन सीरीज में। ठीक, धन्यवाद।